अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज की अहम खबर आपने जान ही ली है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान आज अनफॉर्चुनेटली मैच तो नहीं जीत सका, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा, अच्छा खेला और दिल थोड़े से दुखी हैं कौम के। लेकिन बहरहाल थोड़ी सी बात करेंगे इसके हवाले से भी कि आखिर क्या वजह बनी हमारी शिकस्त की। लेकिन ज़ाहिर है जो मेन हमारा फोकस है वो फिर से करंट अफेयर के हवाले से जो पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं मुल्क में उसको है। खान साहब ने आज फिर लॉन्ग मार्च के शुरका से वर्चुअल खिताब किया है। काफ़ी ज़्यादा खान साहब इस बात पर पूरी उम्मीद है कि पिंडी में कोई बहुत बड़ी तादाद में आवाम आने वाली है और उसके बाद जो है वो एकदम सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाएगी। बहुत कुछ ऐसे लग रहा है कि कहीं फंसा हुआ है, रुका हुआ है और वो काम नहीं हो पा रहे जो काफ़ी दिनों से जिनके ऊपर गुफ्तगू हो रही थी। अहम तैनाती के हवाले से भी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हैं। शहबाज शरीफ साहब अभी तक वापस क्यों नहीं आ पा रहे हैं, ये और इससे जुड़ी बहुत सारी हैपनिंग्स हैं मुल्क में जो पॉलिटिकल, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ थोड़ी सी ये भी आज बात करेंगे कि इसहाक डार साहब सूद से पाक मईशत का जो ख्वाब दिखा रहे हैं, ये कोई नया ख्वाब है या पुराना ही ख्वाब है, और क्या ये सिर्फ ख्वाब ही होगा या कभी ताबीर भी इसकी हम देख सकेंगे। गैस लोड शेडिंग की नवीद सुनाई जा रही है, तो अभी सर्दियों का स्टार्ट है और ये सूरत हाल है, तो क्या इम्पैक्ट आएगा, इस पर भी बात होगी। थोड़ी सी ज़रा बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, क्योंकि सारे ही हम क्रिकेट लवर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। इमरान साहब, पाकिस्तान का आज कोई बैड डे था आपके ख्याल से कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान की शायद 92 का जो रिप्ले है हमें देखने को मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं सका अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आप क्या समझते हैं, कैसा रहा ओवरऑल पाकिस्तान का मैच एंड परफॉर्मेंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सीधी सी बात है, पाकिस्तान फाइनल में आया इंग्लैंड के साथ। दो टीमें फाइनल में आती हैं, एक जीतती है एक हारती है। सच्ची बात है, पाकिस्तानी होने के नाते बहुत अफसोस है, दिल दुखी भी है कि हम नहीं जीते, लेकिन हार्ड लक ही कहा जा सकता है। को मैच इतना बुरा नहीं हमारे। देखें इंग्लैंड ने कौन सा 15 ओवर में स्कोर पूरा कर दिया, हालांकि हम वाकई 25 से 30 स्कोर कम किया हमने। उसमें आप पिच की बात कर लें, ग्राउंड बड़ी होने की बात कर लें, हमारी प्लानिंग की बात कर लें, कुछ भी के। अब लोग बहुत बातें करेंगे, लेकिन असल बात यह है कि ग्राउंड में जो खिलाड़ी उतरते हैं, 11 खिलाड़ियों की टीम, वो अपने तय पूरी कोशिश करते हैं जीतने की। तो आज उन्होंने किया, अच्छा खेल था, फिर किस्मत का दखल होता है। शाहिद और शहनशाह अफरीदी जो हैं वो जख्मी हो गए, उनके 2 ओवर नहीं हो सके। कुछ लोग कैप्टन पे भी बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि जो दलेराना फैसले लिए जा सकते थे, रिस्क ले सकते थे, उससे कुछ बेहतर सिचुएशन भी हो सकती थी, लेकिन वो थोड़ा डिफेंसिव खेले। नहीं, असल चीज़ ये है कि हमारे यहाँ फैशन बन गया। अच्छा। कि जैसे ही कोई 2-3 इनिंग्स में अगर कोई स्कोर ना करे तो उसको टीम से निकालने का कह दो, अगर 1-2 मैच हार जाएं तो कप्तान को बदलने का कह दो। भाई ऐसे नहीं होता, पूरी दुनिया में टीमें हारती नहीं है। नहीं, कप्तान बदलने की नहीं, लेकिन एक क्रिटिसिज्म ये है कि वो एग्रेसिव उस तरह से नहीं है बाबर आजम कैप्टन, जैसे कि एक एग्रेशन चाहिए होता है टाइम्स आपको कुछ डिसीजन लेने के लिए। हर चीज में एग्रेशन नहीं चलती। हमारे सानू आदत पै गई हमारे कौम का मिजाज बन गया। हमारे जो बड़े कप्तान है वो एग्रेशन में ही आज बैठे हुए हैं ना। इतनी एग्रेशन ना होती तो आज ये हाल ना होता, फिर 92 जीता भी ना होता अगर ना होती तो। उस वक्त भी किस्मत ने साथ दिया। बस ठीक है, टीम अच्छा खेली, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जीत जाएंगे। चलें जी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चौधरी साहब, आप कोई करना चाहेंगे कमेंट? आपके ख्याल से क्या वजह बनी हमारी शिकस्त की और क्या हम बेहतर कर सकते हैं आगे? नहीं, इनफैक्ट ये हो गया कि T20 जो क्रिकेट है एक तो बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई है, कमर्शियल एस्पेक्ट बहुत आ गया है, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मीडिया भी है, उसकी कवरेज भी बहुत ज़्यादा आती है, तो लोगों की जो होप्स हैं वो हाई हो जाती हैं। पाकिस्तान की टीम नो डाउट के इसमें अगर 20 से 25 रन ज़्यादा होते तो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते। शाहीन की जो इंजरी है अनफॉर्चुनेटली वो इस टाइम पे आई, लेकिन ओवरऑल यूनिट को देखें तो आप देखेंगे कि यूनिट फाइट करता हुआ नज़र आया है। इसमें कुछ चेंजिंग्स या इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत बिल्कुल है। बाबर आजम जो हैं वो क्योंकि आजकल उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, तो मेरे ख्याल में फोकस जब बाहर वापस आएँ तो बेसिक क्रिकेट की तरफ वापस जाएं, मैचेस खेलें, लोकल डोमेस्टिक मैचेस खेलने पे अपनी वो जो प्रॉब्लम है उस पर वो करें, और होपफुली ये जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा पाकिस्तान उसको दोबारा रिपीट करेगा। और एक अच्छा कॉम्बिनेशन है यंग लड़कों का, उसको ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कुछ कॉन्फिडेंस
आते हैं, जब बड़े मैच खेलते हैं तो ग्रेजुअली जो है वो जो गलतियां आज हुई हैं, मसलन 2 रन आउट जो है वो मिस हुए। पाकिस्तान हमेशा बड़ा मकबूल फॉर्मेट रहा है पाकिस्तान के लिए और उसमें हम अच्छा खेलते रहे। बस हमें, मुझे आजकल ये भी लग रहा है वैसे इमरान साहब, थोड़े से हमें जो एक हार्ड हिटर होता है ना, पावर हिटर्स, उनकी भी थोड़ी सी कमी है। बेशक बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान बहुत क्लास के प्लेयर्स हैं, लेकिन एक वो होता है ना कि बस डंडा लेके जो आ जाए और वो फेंटी लगा दे वाला सीन, वो एक आधा प्लेयर हमें T20 के लिए चाहिए होता है। नहीं, जरूर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उस तरह का ऑलराउंडर एक होना चाहिए जो लंबे शॉट्स खेले। और दूसरी बात ये फिटनेस, आप एक बात को समझे, जब इतने बड़े ग्राउंड होंगे ना, अब जिस गेंद पे वो कैच आउट हुआ है हमारा हारिस, वो 77 फीट पे जाके आउट हुआ है, तो हमारे खिलाड़ियों को तो इतने फासले पे चौके तक बॉल पहुंच ही नहीं रही थी। हमारे खिलाड़ियों को तो आदत है इतनी देर में वो ह्यूज 6 उसे वो कहते हैं। तो यहाँ पे ये भी मामला है कि फिटनेस जो इन लड़कों की जितनी बेहतर होगी, इस पे जो इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की टीमें देखिए, आप सुपर फिट है। आपने अगर उनका मुकाबला करना है तो फिटनेस पे भी तवज्जो आपको देना होगी। ये बच्चे बेचारे जो आते हैं, कई गरीब घरानों से आते हैं, उनके मामलात और तरह के होते हैं। यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट पे और डिपार्टमेंटल क्रिकेट पे इस तरह की होनी चाहिए कि खिलाड़ियों को आप सपोर्ट भी करें। सही है, अगर उनके पास वसाइल होंगे तो अच्छे खिलाड़ी होंगे। ठीक हो गया जी। चलें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम टीम के लिए हम कहेंगे, और इम्प्रूव करें पाकिस्तानी टीम, इंशाल्लाह गलतियों से सीखें। और हमारे पास बहुत प्लेयर्स हैं, बहुत माशाल्लाह से स्टार्स हैं, उनको बस थोड़ा सा ग्रूम करने और वसाइल मुहैया करने की ज़रूरत है। चलिए जी, अब बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस आ गई हैं आर्मी चीफ के नाम के लिए भी, लेकिन अभी तक कोई तैनाती फाइनल नहीं हो रही है। और ऐसा लग रहा था कि जो एक चीज़ शायद पहले से कहीं तय शुदा थी, वो क्यों इतनी ज़्यादा डिले का शिकार है, इस पर बड़ी बात हो रही है। तो क्या समझा जाए फैसल चौधरी साहब, इमरान खान साहब अब इस गेम से बिल्कुल आउट हैं, वो पीछे हट चुके हैं कि whosoever comes इनके लिए कोई इशू ही नहीं है, और अब फ्री जो सारा प्रॉब्लम है वो आपस के इत्तेहादियों में ही फंसा हुआ है? देखिए, मैं आज आपको बिल्कुल ये खबर देना चाहता हूँ, मेरी इतलात है कि सदर आरिफ अलवी की कोशिशें जो हैं वो इतनी नाकाम नहीं है जितनी कंसीडर किया जा रहा है। अच्छा। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे, हो सकता है कि वो इसका कोई आईनी हल जो है वो निकाल लें। और इदारे के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी एक सोच प्रिवेल की है कि ये जो चेंजिंग का, गवर्नमेंट की चेंज का जो इशू हुआ है, ये मामला कोई ठीक नहीं गया है। तो अब इसको जो है दोबारा इसकी रिड्रेसल के लिए भी कोशिशें शुरू हो गई हैं। ये जो मामला लंदन में फंसा हुआ है वो सिर्फ तैनाती का नहीं है, ये मामलात उससे आगे बढ़ गए हैं। अब ऐसा नज़र ये आ रहा है कि जैसे आज इमरान खान साहब ने भी अपनी जो तकरीर में कहा है कि नए इलेक्शंस के अलावा हल क्या है, और इसके ऊपर कल भी मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मौकर जो इंग्लिश रोज़नामे हैं या सीरियस कमेंटेटर्स हैं, उनकी तरफ से नए इलेक्शंस की जो तजवीज़ है, और जो हमारे क्वार्टर्स जो कि रियासत के अमूर के ऊपर जो है वो बिल्कुल ज़िम्मेदाराना रोल रखते हैं, उनके अंदर भी ये सोच बहुत तेज़ी से पनप रही है। और इस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो सपोर्ट मिल रही है इस चीज़ को कि इसके अलावा हल कोई नहीं है। अब लगता ये है कि फ़ौज, अवाम एक साइड पे है और नवाज शरीफ जो है वो इस पे रुकावट डाल के खड़े हैं। उनको अब देखना ये है कि वो कब रियलाइज़ करते हैं, क्योंकि इसके अलावा समीना कोई हल नहीं है। नए इलेक्शंस के अलावा कोई ऑप्शन, आज भी खान साहब ने अपनी तकरीर में ये पूछा है कि इसके अलावा बताएं क्या हल है। कोई हल नहीं है। इस वक्त इकॉनमी, IMF की जो इकॉनमी बड़ी नीचे चली गई है। IMF ने आज फिर अपनी जो है इम्पोज कर दी हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, इन स्पाइट ऑफ कि जी वो जो भी मामला गवर्नमेंट करना चाह रही थी, इसहाक डार साहब ने जो भी मामलात करने की कोशिश की है उनसे नहीं हो रहे हैं। और इस पे बहुत ही तशवीश जो है पाई जा रही है। जो संजीदा हलके हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में, पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों में, पाकिस्तान के सियासी हलकों में और PDM में, जो एक इस तैनाती को लेके वो जो इख्तलाफात है वो भी बहुत बढ़ चुके हैं। तो आने वाले वक्तों में मुझे ये लग रहा है, ये ऐसा
महसूस हो रहा है कि काफी सारी चीजें आपने जो है ये मामला तो किसी और तरफ निकल रहे हैं, तैनाती से आगे भी चले जाएंगे। तैनाती पे ही बात नहीं है बकौल चौधरी साहब, वो कहते हैं कि और भी चीजें हैं जो अंडर डिस्कशन है और तैनाती के बाद का सिनेरियो जो है वो भी अब डिस्कस होना शुरू हो गया। इमरान साहब, आपकी खबर क्या कहती है कि वहां पर तैनाती का डिसाइड हो जाएगा और उसके बाद बाकी चीजें एज इट इज ही हैं और सिर्फ जरदारी साहब का कोई इशू है कि चलो जी आपस में मिल बैठ के तय कर लें? फैसल चौधरी साहब जो है ना वो बड़े बाखबर हैं इस्लामाबाद में, और जितने क्वार्टर्स हैं ना जिनमें ख़बरें घूमती रहती हैं इनमें सब में इनकी रसाई है और अच्छी खासी रसाई है, इसलिए मैं इनकी बात को ना बिल्कुल रद्द नहीं कर सकता, लेकिन दस्त बदस्ता अगर ये इजाज़त दें तो थोड़ा सा इख्तलाफ ज़रूर कर सकता हूँ। मेरी जो इतलात हैं उसमें यह है कि पीडीएम में कोई इस तैनाती को लेके फड्डा है ही नहीं। अच्छा। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि आसफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को पूरा ये मैंडेट दिया है कि आपका जो कैंडिडेट होगा वही मेरा कैंडिडेट है। और मैंने जो जरदारी साहब के इंतहाई करीबी लोग हैं, जब उनसे 2-3 लोगों से बात की तो उन्होंने मुझे बड़ा सादा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा जी बात ये है कि अगर हमारा कोई इख्तलाफ होता तो आपको पता है पीपल्स पार्टी वाले तो इस बात से रोकते ही नहीं, मीडिया में शोर मचा होता, हम रोज 20 प्रोग्रामों में बैठते हैं तो हमारा कोई ना कोई बंदा तो ये बात करता मीडिया में भी। तो फिर मसला क्या है? ना तो तैनाती का नाम आ रहा है, ना हमारा वजीर आजम वापस आ रहा है। वजीर आजम वहां से चल पड़े हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब लंदन से चल पड़े हैं। पहली बात फिर पहले की तरह वापस ना हो ये भी तो है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो मामला है ना, मुझे जो एयरपोर्ट पे बुखार ना हो जाए, मैं वही कह रही हूँ ना वो। अच्छा, अब मुझे ये जो डर है वो ये है कि चोइस साहब जिस सिनेरियो की बात कर रहे हैं ना बिल्कुल ये ठीक है। हमें भी जो चीज़ों का पता चला है उसमें जो ख़तरनाक चीज़ है ना ज़्यादा वो ये है कि इलेक्शन अगर हल नहीं है तो फिर क्या हल है? तो फिर हाल ये है कि अगर ये जमहूरियत पसंद और नाम नहाद जमहूरी जमातों ने इस पे को हल ना किया तो फिर तीसरी कुव्वत आ जाएगी। फिर जमहूरी निज़ाम जो है ना आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी इमरान साहब, लपेट और इस बात की जरा हम परतें खोलते हैं और बड़े ही रेलेवेंट हस्ती हमारे साथ इस वक्त मौजूद, उनसे बात करते हैं इस हवाले से भी। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया शो में। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जनरल साहब इस मौजू पे हम बात कर रहे हैं कि एक अहम तैनाती होनी है और वो बहुत ज़्यादा उस पर डिस्कशन हो चुकी है अब तो, जो कि शायद अनफॉर्चुनेट भी है, इतनी ज़्यादा खुलेआम इस तरह से डिस्कशन और वो सब चीज़ें भी बड़ी मुतनाज़ बनाती हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या कोई फड्डा है, कोई इख्तिलाफ है इत्तेहादियों का या किसी नाम पर? क्यों इसमें रुकावट कहाँ है? देखिए, एक चीज अगर हमारे सब पॉलिटिकल लीडर्स को समझ आ जाए कि जिसको भी चीफ बनाएंगे, नंबर 1 हो या नंबर 3 हो या नंबर 4 हो, वो चीफ आर्मी स्टाफ होगा। उसकी पहली जिम्मेदारी आर्मी है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जो जिम्मेदारी है उसको है वो। इस सिलसिले में किसी का ये ख्याल है कि मेरा नॉमिनेटेड आदमी मेरा ख्याल करेगा तो मैं समझता हूँ ये पहले भी गलत साबित हो चुका है और आंदे भी गलत साबित होगा। इसलिए ये सारी जो बहस से जो चल रही है, जैसा आपने कहा, अनफॉर्चुनेट भी है और ला हासिल भी है। इसमें हमने खामखा जितने हमारे सीनियर ऑफिसर्स इस वक्त कंसिडर हो सकते हैं उन सबको किसी न किसी तरीके से कंट्रोवर्शियल भी बना दिया है, जो उनके लिए भी अच्छा नहीं है और फौज के लिए भी अच्छा नहीं है। और यही जो ओपिनियंस मिल रही हैं ये सारी दुनिया में जाती हैं, फौज में भी लोग हैं वो भी देखते हैं। आमतौर पे हर एक को इतना पता होता नहीं है, तो इस बेस पे खुदा न खास्ता किसी भी जो भी आदमी चीफ बनते हैं उनके साथ कोई भी टैग लग गया तो ये फिर अच्छा नहीं होगा इसके लिए भी। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि एक इस तरह की भी अफवाहें हैं कि शायद फौज बतौर इदारा किसी और शख्सियत को आर्मी चीफ के तौर पे देखना चाहते हैं और मियां नवाज शरीफ किसी दूसरी शख्सियत को, क्या ऐसी बात है? देखिए, ऐसी बात हो सकती नहीं है। वो इसलिए कि फौज ने तो चीफ आर्मी स्टाफ लगाना नहीं है। चीफ आर्मी स्टाफ जो भी लगेगा वो चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान के लगाएंगे। रिकमेंडेशंस जो जाएंगी, जो लिस्ट जाएगी, उसमें जो सर्विंग चीफ है शायद अपने इनपुट दे दे, ये दे दी होगी उन्हें ऑलरेडी इसमें। तो इसमें बहसियत इदारा फौज अगर कुछ सोचे भी तो फौज की वैल्यू उसकी जो इस हद तक क्या है कि रिकमेंडेशन हो सकती है, इससे ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं होगी। फैसला
जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं वही करेंगे उस वक्त। अच्छा जनरल साहब, फिर अभी ये बात भी हो रही थी, जैसे इमरान साहब भी बात कर रहे थे आपके आने से पहले कि जिस तरह की एक पॉलिटिकल डेडलॉक किसी सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं और जिस तरह की इकोनॉमी हमारी परेशान हालत में है, तो ऐसे में कहीं ये ना हो कि चीज़ें जब हम सॉर्ट आउट ना करें तो फिर किसी गैर जमहूरी अमल की तरफ जाना पड़े, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। कहीं फिर से आके मामलात को मार्शल लॉ की तरफ ना लेके चली जाएं चीज़ें। आपको इसका कोई इम्कान दिखता है इन हालात में? जी देखिए, एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी तो कभी इंसान रूल आउट नहीं कर सकता, लेकिन इन हालात में मेरा नहीं ख्याल कि फौज या जो भी चीफ हैं या चीफ बनेंगे वो ये रिस्क लेना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त हालात जब तक बैसियत मजमूई जो हमारी सारी लीडरशिप है कौम की, पॉलिटिकल लीडरशिप अक्रॉस द डिवाइड, वो मिलकर बैठ के फैसले नहीं करेगी, ये किसी एक आदमी के या किसी एक पार्टी के बस में नहीं रहे जो हालात हमारे बिगड़े हुए हैं। तो आपको लगता है कि इसके लिए जो सदर साहब का एक मनसब है वो इस पर जो कोशिश कर रहे हैं उसी के थ्रू ये इस चैनल को यूज करके बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है? स्टेक होल्डर, ये एक अच्छी काविश है कि या फिर वही बात है कि अगेन मिलिट्री जो है वो अपने आप को बिल्कुल पॉलिटिकल कर ले और इस मामले में पड़े ही ना, जो मर्जी ये लोग करते रहें, या कुछ सॉर्ट आउट करने में किरदार अदा करें? आमतौर पे जो आप कह रही हैं मिलिट्री का रोल कोई होना चाहिए नहीं है। हमारी जो सियासी लीडरशिप है इसको फैसले खुद करने चाहिए, लेकिन जो आप देखें जो तनाव है, एक दूसरे से बातचीत करने को राजी नहीं है, इसमें अगर सदर मुमलिकत आर्मी चीफ को साथ मिलाकर पार्टीज को बिठाकर कोई फैसले कर लेते हैं जिन पे गारंटीज भी हों और फैसलों पे अमल दरामद भी शुरू हो जाए ताकि मुल्क इस हैजान से निकले। इस वक्त मुल्क एक इंतहाई हैजानी कैफियत में है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपनी जगह पर मौजूद है, वो बढ़ रही है दिन ब दिन। आपकी इकोनॉमी की बेहतरी की सूरत कोई नजर आती नहीं है आपको, और हो भी इमीडिएटली तो कुछ हो भी नहीं सकता है। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है उसमें उन्होंने कहा कि वो नवंबर के तीसरे हफ्ते में पिंडी और इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आप क्या समझते हैं कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो इस तरह से नई जो क़यादत है आर्मी की वो भी उन दिनों बिल्कुल करीब होगी बात, तो क्या उस पर को दबाव डालना चाहते हैं और क्या इसमें कामयाब होंगे? क्या आर्मी इस तरह के दबाव में आएगी या आ सकती है? देखिए, जब मुल्क के सियासी हालात एक एक्सट्रीम पे पहुंच जाएं तो स्ट्रेस तो हर एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी लेती है, और क्योंकि जो भी हुकूमत वक्त है फौज को बुला ले अपनी एड में और फौज वहां पे खड़ी हो, और सामने अगर आपके पाकिस्तानी खुद ही जो एहतिजाज करते हुए हैं वो थोड़ा अग्रेसिव हो जाएं तो सूरत हाल बिगड़ सकती है। इसलिए जो भी नए चीफ होंगे या जो भी इस वक्त कमांडर होंगे उनकी कोशिश ये होगी, होनी चाहिए भी उनकी, और एडवाइस भी हुकूमत को यही देंगे कि मामलात को इससे पहले आप सॉर्ट आउट कर लें। तो प्रेशराइज आर्मी को प्रेशर में डालने की कोशिश किसी तरह से भी नुकसानदेह होगी और ये नहीं करनी चाहिए हमें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब का मौक़िफ़ नाज़रीन आपने सुना, और उनका भी यही कहना है कि ये चीज़ें फ़हम तफ़हीम से हल होनी चाहिए और पॉलिटिकल प्लेयर्स ही इनको तय करें, वही सबसे आइडियल सिचुएशन है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर देखते हैं कि क्या वाकई पॉलिटिकल प्लेयर्स इसको हल करने की तरफ जाएंगे या अभी मज़ीद एक्सट्रीम पोजीशंस पर लेके जाएंगे। थोड़ी मज़ीद बात भी करेंगे और टॉपिक्स भी शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। और इस वक्त की जो सिचुएशन है, खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए डिटर्मिन्ड हैं, नहीं वो शामिल हो रहे फिज़िकली, लेकिन लोग हमें फिर भी नज़र आ रहा है कि क्राउड निकल रहा है, लॉन्ग मार्च जारी और सारी है, और जो मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो उसको मुख्तलिफ शहरों से लीड करते हुए आ रहे हैं। इमरान साहब, आपको क्या लग रहा है ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि हर शहर से लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं दीगर लीडरान, और जो खान साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिंडी में कोई कुछ अलग होने वाला है, जब पिंडी में वो पहुंचेंगे इतना बड़ा क्राउड आ जाएगा, तो ये ओवर एक्सपेक्टेशन है उनकी या वाकई कुछ ऐसी कैलकुलेशन है? देखिए खान साहब ना, एक तो आवाम से भी उनका ये है, समझ लें कि ख्वाहिश है, मुतालबा, एक्सपेक्टेशंस है। दूसरा उनकी एक्सपेक्टेशन इदारों से ख़त्म हो गई है।
उन्हें यह भी यकीन हो गया है कि शायद फ़ौज ने अब न्यूट्रली रहना है, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए अब उन्होंने एक्सपेक्टेशंस अपनी सारी अदलिया पे लगा ली। आज उन्होंने जो गुफ्तगू की और जिस तरह से उन्होंने अदलिया से कहा कि आप अवाम के साथ, एक तो खान साहब ये समझते हैं कि जो वो कहते हैं, जो वो समझते हैं वही अवाम है। पाकिस्तान में 22-23 करोड़ अवाम जो है ना सारे, वो सिर्फ इमरान खान साहब का ही मौक़िफ़ है, दूसरे सारे कोई ख़त्म नहीं, किसी का कोई मौक़िफ़ नहीं है। जो ये कहें वो ठीक है, जो इनकी पॉलिसी हो वो ठीक है। ठीक है, हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब इस मुल्क के बड़े मकबूल तरीन लीडर हैं, उन्हें अवामी पजीराई हासिल है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि एक मकबूल तरीन लीडर जिसको अवामी पजीराई भी हो, वो जो मुंह से निकाले वो ठीक हो। वो क्या कह दिया उन्होंने ऐसा, किस बात पे आपको लग रहा है, कौन सी गैर आईनी डिमांड की है? क्या ये आईनी डिमांड है कि अदालत उनके साथ आके खड़ी हो जाए? किनके साथ? आप इसको भाई वो तो एफआईआर दर्ज करने का कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए कह रहे हैं, उसमें क्या गैर आईनी है? मेरी गुजारिश सुने, मैं सिर्फ ये वो ये नहीं चौधरी साहब बात ये है कि फिर तो कल को ये देखे ना, जब नवाज शरीफ भी फिर कहेंगे कि अदलिया हमारी बात भी माने फलाम, अदलिया को तो अदलिया ही रहने देना। अब ये कहना कि जी सारे MP MN वहाँ जाएं और अदालतों के बाहर अब न्याय शो शुरू हो जाए। देखें, हर जगह पे एहतजाज से ही काम नहीं चलता। कानूनी पहलू तो फैसल चौधरी साहब ही आपको सही बताएंगे, लेकिन आप हर जगह पे लोगों को दबाव में लाने की कोशिश करना कि बस बाहर जुलूस लेके चले जाओ और मजबूर कर दो। देखिए इमरान साहब, वैसे माजरत साथ तो 2-3 चीजें जो वो बात कर रहे हैं, अरशद शरीफ की तहकीकात, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि नहीं होनी चाहिए, ना हो, है ना? या फिर वो FIR की बात कर रहे हैं जो उन पे हमला हुआ है, आप भी कहेंगे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और तीसरा वो जो साइफर का मामला है, चले वो तो वो नहीं कर रहे टेकअप, लेकिन कम से कम ये जो अवामी 2 चीजें हैं उसके ऊपर उनका मुतालबा, इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं, का मुतालबा कर रहे हैं, तो इसमें कोई गैर नहीं। आजम स्वाति पे उस पे भी सब लोगों का कहना होगा कि जाहिर सी बात है, एक सेनेटर, सिटिंग सेनेटर है, उसके साथ जो है। लेकिन मैं थोड़ा सा कानूनी पहलू भी जान लेती हूँ चौधरी साहब से, क्योंकि जो FIR है उसको जो PTI है, या यूँ कह ले खान साहब की मर्जी के मुताबिक जो लोग मुद्दई होने चाहिए उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुई। अब इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला भी कर लिया गया चौधरी साहब, तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में कोई दाद रसी हो सकती है? क्योंकि वो तो पहले ही ऑर्डर कर चुकी थी, फिर भी उस तरीके से तो अमल दरामद नहीं हुआ। यही वजह है ना, क्योंकि उनका ऑर्डर हुआ और वो FIR दर्ज हुए, FIR कानून के मुताबिक नहीं है, और जो FIR जिस तरह से दर्ज होनी चाहिए पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, उसका हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने, और उस पर अमल दरामंदी हुआ। 3 जजेस का ये हुक्म था, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए था। तो उसके बाद ज़ाहिर है जब ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का होगा तो फिर फौरन तो वही बनेगा। मैं ज़रा खान साहब से बसात एहतराम ये बात कहना चाहता हूँ, इमरान याकूब खान साहब से, आजकल 2-3 खान है ना, तो इमरान याकूब खान साहब हमारे खान साहब, उनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने अपनी तकरीर में ऐसा ये कहा है कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो ताकतवर इशराफिया है, जो वो बदमाशिया है, जो कि कानून से मुबर्रा है, कानून से ऊपर है, उसको कानून के अंदर लाएं। ये मुतालबा पाकिस्तान का हर शहरी पाकिस्तान की अदालत से, अदलिया से कर सकता है और करना चाहिए। अदलिया की ज़िम्मेदारी भी है, आइनी ज़िम्मेदारी भी है, कानूनी ज़िम्मेदारी भी है। फिर उन्होंने वहाँ पे मिसाल ये दी कि मेरे ऊपर, उनको देखिए इमरान खान साहब के ऊपर इससे ज़्यादा तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना, गोली तो मार दी उनको, वो तो अल्लाह ने बचाया। उनका तो कोई जिसने जान लेनी थी, जिसने ये प्लान बनाया, जिसने एग्जीक्यूट किया, वो तो अल्लाह की तरफ से वो कामयाब नहीं हुआ। और लेकिन इस पे मुतालबा करना अदलिया से, तो इसमें तो कोई गैर कानूनी, गैर आइनी बात बिल्कुल भी नहीं है। और अदलिया को ये भी कहना, गाहे गाहे सारे करते रहते हैं कि जी इंसाफ का मयार ठीक नहीं है, इंसाफ को बेहतर की फराहमी बेहतर बनाई जाए, आम आदमी का इंसाफ की फराहमी के निज़ाम के ऊपर आगे ये एतबार नहीं है। तो जब इस किस्म के वाक़यात हों, यानी अरशद शरीफ शहीद की जो अपना उनकी वफात के बाद, उनके कत्ल के बाद जो उनके साथ, उनकी फीलिंग्स के साथ, उनकी फैमिली की फीलिंग्स के साथ, उनके जो कानूनी इस्तेहकाक हैं, आइनी इस्तेहकाक हैं,
उनकी जो बेहरमती जिस तरीके से की गई है, और ये तो वो इश्यूज हैं जो कि खान साहब की मुखालिफिन भी हो, इस पे तो खुद वजीर आजम साहब भी देखे ना रिक्वेस्ट कर चुके हैं। अब सुन लें थोड़ा सा, मतलब आजम स्वाति के साथ जो हुआ, खान साहब उसको कौन कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा जिन ताकतवर लोगों का नाम लिया है, मैं ये नहीं कहता कि वो ताकतवर लोग इसमें शामिल हैं या नहीं है, लेकिन तौर पे मतलब एक विक्टिम है, एक विक्टिम है, उनकी दादरसी तो होनी है। दादरसी अगर नहीं होगी तो फिर मुल्क के जो कानून के इंसाफ की फराहमी का निज़ाम है उस पर सवालिया निशान उठेंगे, और फिर इसीलिए जब दुनिया में नंबर आता है तो हमारा नंबर काफी पीछे आता है। जो साहब गुजारिश सुन लें, असूली तौर पे आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, समीना भोसले से आपने भी बात सुनी है। बात यह है कि मुझे आप ये बताएं, इमरान खान साहब हमेशा बात करते थे 2018 के इलेक्शन से पहले भी, इंसाफ और जुडिशल सिस्टम में रेवोल्यूशन और अमेंडमेंट्स और तब्दीली, और ये याद है ना फैसल चौधरी साहब, आपको हमेशा ये बात होती थी। 4.25 साल अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया, 4.25 साल वो इस जो है ना मुल्क में वजीर आज़म रहे, और ख़ुद इतने पावरफुल वजीर आज़म रहे, खुद इतराफ़ करते थे कि एक पेज है और उनको हर तरह की सपोर्ट थी। उसमें मुझे आपने ये बता दें कि उन्होंने फिर इस नाकारा, इस निकम्मे, इस कमज़ोर तरीन जुडिशल सिस्टम में अमेंडमेंट्स क्यों नहीं की, वो क्यों नहीं। ये बात आपकी 100% ठीक है, रिफॉर्म्स होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बात ये हो रही है कि जो ये 3-4 चीजें हैं इसके ऊपर कोई रिफॉर्म्स की जरूरत तो नहीं है, जो ऑलरेडी मौजूद है सिस्टम, उसके थ्रू क्यों नहीं उस पर बात चल रही, वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। बात तो ये हो रही है, मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए तो उन्होंने कहा था कि मैं रिफॉर्म्स करूंगा। असल तो बात ये है, मीठा मीठा हप हप करवा थू ना करें। अगर रिफॉर्म्स आप कर देते जब अल्लाह ने आपको मौका दिया था, तो आपको ही नहीं गरीबों को भी होता फायदा। ये इसलिए नहीं ना हुई कि उस फरसूदा निजाम में आपने अमेंडमेंट्स नहीं की, आपने रिफॉर्म्स नहीं की। आप ये माने, इसके लिए तो ऑलरेडी कानून भी मौजूद है, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो तो जितनी मर्जी अच्छी रिफॉर्म्स कर लें, जितने मर्जी अच्छी कानून साजी कर लें, अगर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा ट्रू स्पिरिट में, तो मैं गुजारिश कर दूं, मैं थोड़े से दुरुस्तगी करना चाहता हूँ। सर ब्रेक के बाद कर देते हैं जी, अगर आप इजाजत देंगी। फिर मैंने आगे भी चलना है वैसे टॉपिक अगले पे भी, लेकिन अगर मुख्तसर बात है तो कर मुख्तसर तरीन चॉइस है, मुख्तसर मगर जामे। देखिए, जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए आपको आइन में तरमीम की ज़रूरत होती है, उसकी बहुत ज़्यादा सियासी जो हमारा पार्लिमानी निज़ाम है उसमें एक निज़ाम दिया गया है, कुछ रिफॉर्म्स की गई। मुझे याद है क्रिमिनल प्रोसीजर में और सिविल प्रोसीजर में बहुत सारी जो हैं वो चेंजेस की भी गई हैं, कुछ इफेक्ट्स हुए, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में जहाँ जो मेजर एरियाज हैं वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट ज़रूरत है, उसकी जो है रिक्वायर्ड मेजोरिटी नहीं थी खान साहब के पास, और खान साहब जो है हाँ वो कोalition गवर्नमेंट थी, उसमें प्रॉब्लम था। चलें जी, गॉट इट। अब एक ब्रेक लेते नाज़िर साथ हैं तो कुछ मुल्की मईशत के ऊपर भी बात करेंगे, और जो फिर से ये बात की जा रही है कि सूद से पाक मईशत है, ये सुहाना ख्वाब क्या पहली दफ़ा दिखाया जा रहा है, इस पर कभी मिलेगी ताबीर या नहीं, क्या इसकी हम वाकई ये प्रैक्टिकल बात है भी या नहीं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। सूद से पाक मईशत जो है इसकी बड़ी बात होती है कि होनी चाहिए, क्योंकि इस्लामी अगर हम तर्ज मईशत की बात करें तो उसमें सूद की तो कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि सख्त अहकामात हैं इस हवाले से। लेकिन पाकिस्तान जो कि इस्लामी जमहूरिया है और जो इस्लाम के नाम पर बना है, उसके बावजूद हम आलमी जो इदारे हैं उनके साथ उनकी, चूँकि बाकी दुनिया में जो मईशत का एक सिस्टम है उसमें ऐसे जकड़े हुए हैं कि ऐसा प्रैक्टिकली हमें आज तक हम कर नहीं सके हैं कि हम सूद से अपनी मईशत को पाक कर सकें। लेकिन इस पर हमेशा पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग बहुत ज़्यादा होती रही है। अभी भी इस सिलसिले में पिटिशंस भी गई हुई थी, फिर हुकूमत ने उन पिटिशंस के ख़िलाफ़ अपीलें की, फिर वो अपीलें वापस ले ली जो शरिया कोर्ट है उसमें, और अब इसहाक डार साहब ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही कि वो इस तरफ जो है वो लेके जा रहे हैं मामलात को। ये क्या है इस सारा मामला, और क्या हम IMF के प्रोग्राम में तमाम तर और जो आलमी इदारे उनके होते हुए इस चीज़ में वाकई कोई अपना किरदार इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं अदा?
इस पर बात कर लेते हैं। आप मेरे साथ आज मौजूद हैं इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर बात करने के लिए मुजम्मिल असलम साहब, जो कि माहिर मईशत भी हैं, और उनसे भी बात करती हूँ मैं। अभी थोड़ा सा हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया, लेकिन इमरान साहब, क्या ये एक सिर्फ सियासी नारा है या कोई इस पर अमली काम भी कभी होगा? क्योंकि इससे पहले भी इस पर बात होती रही है। समीना देखें, ये तो हर मुसलमान का ख्वाब है कि सूद से पाक मईशत हो, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन देखना ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है। देखिए, इस्लाम में तो सूद को बहुत ही बुरा समझा गया है, बल्कि खुली जंग करार दी हाँ जी, सूद खाना ऐसे ही है ना जैसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों से खुली जंग हो। अब मामला ये है कि क्या हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि नहीं। उसमें अगर आप देखें तो पिछली 2 दहाइयों में ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया था ना, और उस वक्त जब वफाकी शरई अदालत ने फैसला किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि आपने 2027 तक इस पे करना है अमल दरामद पूरी तरह। अब इसमें अभी तक पिछली 2 दहाइयों में सिर्फ 20% काम हो चुका है, यानी 20 साल में 20% काम हुआ है, 80% बाकी है। अब आप क्या अगले 5 साल में 2027 तक बाकी 80% कर लेंगे? क्या होमवर्क है आपका? आपके सियासी हालात हैं क्या? मुझे तो ये ऐसे लगता है कि कहीं ये भी दूसरे मसाइल से तवज्जो उठाने के लिए तो ऐसे ही एक बयान नहीं दे दिया। कौन से मामलात में हुआ है? मुझे तो वैसे इसकी भी कोई अवेयरनेस नहीं है कि वो कौन से 20% मामलात हैं जिसमें वो उसमें जो बैंकिंग सिस्टम है ना, बैंक में कोई इस्लामी वो हर बैंक की जो एक अलग वो एक ब्रांच बन गई है, इस्लामिक ब्रांच। मैं बता देता हूँ स्टेट बैंक के मुताबिक। अब मैं ये आपको बताने लगा हूँ कि असासों के लिहाज से अब तक ने इस्लामी बैंकों का हिस्सा है 19.4%, जबकि डिपॉजिट के लिहाज से ये 20% है। ये 31 मार्च 2022 तक के स्टेट बैंक के हैं। इसमें क्या है, फिलहाल 22 इस्लामी बैंकिंग के इदारे हैं, जिनमें 5 मुकम्मल इस्लामी बैंक हैं जो दूसरा काम सूद वाला करते ही नहीं, जबकि 17 रवायती बैंक हैं जिनकी, जो अभी आप बात कर रही थी कि जिनकी इस्लामी बैंकिंग शाखें भी हैं, या कुछ बैंक ऐसे हैं कि जो 3983 ब्रांचों के नेटवर्क में ना कुछ जगहों पे उन्होंने काउंटर कायम कर दिए और उसमें कह दिया। लेकिन पूरा अब देखना ये भी पड़ेगा ना कि वो अमली तौर पे उसमें क्या है। डॉक्टर कैस असलम साहब, इमरान साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर मईशत, तो उनसे जरा माहिराना राय जानते हैं। डॉक्टर साहब, जिस मईशत में हम लोग जकड़े हुए हैं, हम ज़ाहिर है कोई सोलली तो नहीं इस सैयारे पे रह रहे, और बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ कनेक्टेड हैं। क्या हमारे लिए मुमकिन है कि हम सूद से पाक जो है वो अपनी तौर पर एक ऐसी मईशत खड़ी कर सके? देखें, बात ये है कि मैं इस्लामिक सिस्टम का माहिर नहीं हूँ। मैं जो है कैपिटलिस्ट सिस्टम का माहिर हूँ या मार्क्सिस्ट सिस्टम का माहिर हूँ, मगर मुझे जो समझ आई है, पहली बात तो ये है कि ये शरीयत कोर्ट का फैसला है और वो मानना पड़ेगा। 5 साल दिए हैं उन्होंने ये शिफ्ट करने के लिए। दूसरी बात ये है कि अब गवर्नमेंट ने भी स्टेट बैंक को कह दिया है कि ये बैंकों को विद इन 5 years ये करें। अगर आपको याद हो तो ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में ये सारा सिस्टम शुरू किया गया, तो मुझे जो याद है वो ये है कि सूद इंटरेस्ट के बजाय उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग अकाउंट्स कर दिए। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग अकाउंट, लॉस कभी नहीं दिया बट प्रॉफिट शेयर। तो अगर सिर्फ नाम ही बदलना है और सेटिस्फाई हो जाना है तो फिर तो ये बिल्कुल मुमकिन है। अब 2-3 बातें इसमें जो मुझे नजर आ रही हैं, वो एक ये है कि पाकिस्तान दुनिया से कर्जे लेता है और पाकिस्तान ने दुनिया से को सूद देना है। उसका क्या बनेगा मुझे समझ नहीं आ रही। दूसरी बात ये है कि आपने ये जो बॉन्ड्स मुख्तलिफ किस्म के वापडा बॉन्ड्स और दूसरे बॉन्ड्स किसी शरह सूद पे दुनिया को बेचे हुए हैं, उसको कैसे आप रिकंसाइल करेंगे? क्या 5 साल के अंदर वो सारे पे बैक कर देंगे? इसके कोई तफसील आनी पड़ेगी। तीसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं उसमें ज्यादातर जो अकाउंट्स हैं वो करंट अकाउंट्स हैं और करंट अकाउंट में सूद नहीं होता, सिर्फ सेविंग अकाउंट में सूद होता है। और वो उनको बिल्कुल बदला जा सकता है इन द कॉन्टेक्स्ट, बट असल जो इशू वही है कि जब बैंक्स कर्जा देंगे तो उनको क्या इंटरेस्ट है उस कर्जे को देने का। शायद वो जो 20% इस्लामिक बैंक्स की सक्सेस है
उसने शायद दिखा दिया हो कि ये कर, बट इन द एंड ऑफ थिंग्स दो बातें तो नजर आती हैं कि दुनिया नहीं आप में इन्वेस्ट करेगी। अच्छा। आप इस मुल्क के अंदर कर लें। एक तो फिर तो इससे यही अंदाजा हो रहा है डॉक्टर साहब कि ये फिर कोई प्रैक्टिकल अप्रोच तो नहीं हमें दिख रही। देखें, बात ये है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम भी और इस्लाम भी एक बड़े इम्पोर्टेंट फैक्टर पे चलता है, वो है अमानत और खयानत। जिस मुल्क में हम दूध में भी पानी मिलाते हैं, जिस मुल्क में हम मिलावटें करते हैं, उसमें ये अमानत और खयानत का जो कॉन्सेप्ट है वो तो आप छोड़ ही देना डॉक्टर साहब, अब क्या इस पर हम बात करें। सही कह रहे हैं। नाम ही बदले जाएंगे, वो बाकी चीजें तो अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि दुनिया में कोई ऐसा हमारे पास एग्जाम्पल है कि जहाँ पर इस तरह से सूद से पाक बैंकारी हो और वो सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, चल भी रहा है इंडिपेंडेंटली। वो ये था कि आज से कई साल पहले इंग्लैंड में ये पूछा गया कि कौन से लोग हैं जो इन्वेस्ट नहीं कर रहे बैंकिंग सेक्टर में, तो बताया गया कि ये मुसलमान हैं, पैसा बहुत है उनके पास मगर वो सूद के निज़ाम में नहीं देना चाहते। तो वहां से ये उन्होंने फैसला कर लिया कि इस्लामिक बैंकिंग शुरू करो तो ये इन्वेस्ट करेंगे। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि एक तरफ हरा पैसा है, एक तरफ लाल पैसा है, क्या वो पैसा जब लाते हैं तो आप एक इस्लामिक होता है सूद से पाक, दूसरा का सूद देते हैं, मगर जब वो खर्च होता है तो फिर क्या वो हरा भी लाल हो जाता है और लाल भी हरा हो जाता है, या ये अलग अलग? तो काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेशन, और वो उसकी ट्रांसपेरेंसी कौम को बतानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और फैसल चौधरी साहब, जैसे मैंने शुरू में भी अभी जिक्र किया कि वो ये शरिया कोर्ट का फैसला है और हुकूमत ने इस पर दायर अपीलें भी वापस ले ली हैं, तो अब क्या इसका फ्यूचर आपको नजर आ रहा है? क्या हर सूरत ये मानना पड़ेगा हुकूमत को, या फिर क्या इसको कैसे आप आगे फोर्सी कर रहे हैं? देखिए, सवाल तो ये है कि ये बैंकिंग सिस्टम को अबाया पहनाने की इस क्राइसिस में सागदार को क्या सूझी है कि क्या ये तो निज़ाम जो है, ये बैंकिंग का निज़ाम जो है, ये तो वेस्टर्न क्रिएटेड है और ये सदियों से चला आ रहा है। या तो इसका ऑल्टरनेट कोई निज़ाम दें। ऑल्टरनेट निज़ाम जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा तो है कोई नहीं। उसको इस्लामिक बैंकारी, जो 5 बैंक फुली इस्लामिक बैंकिंग करते हैं, कमर्शियल बैंकिंग और इसमें फ़र्क क्या है? मुझे तो नहीं समझ में आई आज तक कि ये प्रॉफिट जो है वो भी उसी तरह से देते हैं, उसी रेशो पे देते हैं। इस्लामी बैंकिंग उसका नाम रख के जो है ये मज़हब को इस्तेमाल किया जाता है हर जगह पे। यहाँ पे इस मुल्क में मुसीबत है कि जो मज़हब जो है उसको अमल नहीं किया जाता, उसको बेचा जाना ज़रूरी जो है वो ख्याल किया जाता है। तो उस पर ये जो है सागदार ने भी ये एक गिमिक्री की है, ये ना पहले चली है, ना ये डूएबल ही नहीं है, ना इसका कोई ऑल्टरनेट सिस्टम है, ना आज तक ये 2027 तक क्या ये अपना 2023 1000 साल और भी कर लें, ये इन्वेंट ही नहीं कर सकते। अच्छा। इसके लिए पहले बैठ के कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा, फिर ये मामला चलेगा। ऐसे ही अगर शरीयत कोर्ट ने भी फैसला दिया तो मुझे लगता है ख्वाहिश पे दिया है कोई उसकी, तो फिर इमरान साहब इसका मतलब है ये सॉलिड जो है वो मुझे तो बेस तो नजर नहीं आ रहा है कि चूंकि जाहिर वो एक आपके लिए एक यूं कह ले के कैंपेन के लिए भी एक अच्छा नारा बन जाता है कि देखिए जी हम तो इस तरफ भी लेके मुझे लगता है समीना कि ये ना इसहाक डार साहब ने एक मुश्किल काम का बेड़ा उठाया। अब या तो वो इसका कोई अमली सबूत देंगे, कोई प्रोग्राम पेश करेंगे, कौम को बताएंगे, इतमाद भी लेंगे कि उनके पास ये प्लान है, अदरवाइज फिर उन पे हम यहाँ बैठ के ऐसी बातें करेंगे कि उन्होंने सिर्फ एक खाली फोका नारा लगा दिया। प्लान क्योंकि अभी है नहीं, नजर नहीं आ रहा उसका ऑल्टरनेट क्या है उनके पास। लेकिन एक और चीज़ है जिसका ऑल्टरनेट चाहिए, लेकिन हमारे पास उसका भी ऑल्टरनेट कभी नहीं होता। और सर्दियों में हम हमेशा, और गर्मियों में हम बिजली की लोड शेडिंग और सर्दियों में हम गैस की लोड शेडिंग से परेशान होते हैं। अभी सर्दियों शुरू हुई हैं जनाब, और नवीद सुना दी गई है कि तैयारी कर लें, 16 घंटे आपको जो है वो गैस अवेलेबल नहीं होगी। तो इस तरह की एक पॉलिटिकल सिचुएशन में कितना ये ख़तरनाक होगा इस हुकूमत के लिए कि जब लोगों को बुनियादी ज़रूरियात नहीं मिल रही होंगी, गैस नहीं मिल रही होगी, और जो मिल रही होगी वो भी इतनी कीमत पर मिल रही होगी,
तो इस पर भी हमारी नज़र रहेगी और आने वाले दिनों में हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे। समीना, इसमें एक सिर्फ ले रहे हैं कि वो गैस नहीं, हुकूमत ने दवाई बना दी है जो 3 टाइम मिलेंगी, सुबह दोपहर शाम। ठीक हो गया। चलें जी, देखते हैं फिर अवाम इस दवाई का इलाज कैसे करेंगे, ये भी देखना होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।